वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, बात कर रहे थे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पिछली क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने के बाद इसके भौतिक गुण पढ़ रहे थे हम। और भौतिक गुण में हमने दो गुणों का अध्ययन कर लिया था। हमने इनकी भौतिक अवस्था देख ली थी, और भौतिक अवस्था में हमने देखा था कि ये अत्यधिक कठोर और कम वाष्पशील होते हैं, और उसका रीजन भी बताया था, धात्विक बंध की प्रेजेंस। और दूसरा देखा था हमने इनका गलनांक और क्वथनांक, मेलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, तो दोनों ही क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक इनके हाई होते हैं। और मेलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हाई होने का रीजन भी बताया था कि भाई इनमें अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण इनमें धात्विक बंध ज़्यादा बनते हैं, और धात्विक बंध अधिक बनने से उस बंध को तोड़ने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि मैग्नीज और टेक्नीशियम, इन दोनों में D5 विन्यास होने के बाद भी, यानी अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, इनका गलनांक और क्वथनांक अपेक्षा से कम होता है। कारण क्योंकि अधिक स्थायी विन्यास है, अर्धपूरित अधिक स्थायी विन्यास, और अर्धपूरित अधिक स्थायी विन्यास होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए फिर इनका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो धात्विक बंध कम बनते हैं, और धात्विक बंध कम बनते हैं तो इनका गलनांक और क्वथनांक कम रहता है। फिर हमने ये देखा था कि एक वर्ग में, जैसे ये अपने स्केडियम यहाँ पर, ये अपने पास, तो वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है, मेलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें वृद्धि होती है, ये बढ़ते हैं। और बढ़ने का कारण सीधा है, क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है, और परमाणु भार बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, जिससे इनमें धात्विक बंध जो होते हैं वो प्रबल हो जाते हैं, और उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो आगे बात करते हैं। इसके बाद तीसरा भौतिक गुण देखते हैं बच्चों, कणन एंथैल्पी, जहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तीसरा भौतिक गुण आपके कणन एंथैल्पी। कणन एंथैल्पी बच्चों, परमाणविक एंथैल्पी या कणन एंथैल्पी का मतलब क्या है? जैसे ये अपने पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, तो इसमें इस बंध को तोड़ोगे आप, तोड़ कर ये इसको आप एक मोल बंध को तोड़ रहे हो, यानी अणु को आप परमाणु में बदल रहे हो। तो इस दौरान, इस डिसोसिएशन की क्रिया में, बॉन्ड डिसोसिएशन या बंध अपघटन की क्रिया में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, या ये बोल दो कि अपने पास किसी पदार्थ में ये परमाणु है, पास पास उपस्थित है, तो इनको दूर कर रहे हो आप, परमाणु को क्या कर रहे हो आप, सेपरेट कर रहे हो। तो परमाणु को सेपरेट करने या अलग करने या परमाणु को तोड़ने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो क्या है, कणन एंथैल्पी। मतलब आपको इनके परमाणु को दूर करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कणन एंथैल्पी से अपना मीनिंग तो क्या हो गया, कणों को दूर दूर, कणों को दूर दूर करने हेतु आवश्यक, यानी रिक्वायर्ड एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा कणन एंथैल्पी कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा कणन एंथैल्पी कहलाती है। मतलब किसी भी धातु में आप जो परमाणु है उनको अलग कर रहे हो आप, धातु के परमाणु है उनको पृथक करने के लिए, यहाँ कह सकते हो धातु के कणों को, धातु के कणों को दूर दूर करने हेतु जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको कहते हैं कणन एंथैल्पी। वैसे कणन एंथैल्पी को हम परमाणु की एंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें परमाणु को अलग किया जाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, कणन एंथैल्पी बात करें हम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, और लास्ट में जिंक, इस 3D श्रेणी में अगर हम कणन एंथैल्पी की बात करें तो वो जो कणन एंथैल्पी जो होती है, मोस्टली क्या होता है, कणन एंथैल्पी का मान जब हम इसमें 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो कणन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, या पहले ये बोल देते हैं, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुओं जो होती है, संक्रमण तत्वों, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च होती है, कणन एंथैल्पी उच्च होती है। और संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्वों की कणन एंथैल्पी उच्च होती है, और उच्च होने के लिए रीजन क्या है, वही धात्विक बंध। तो इनकी संक्रमण तत्व की कणन एंथैल्पी उच्च होती है, क्योंकि इनमें
अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इनमें प्रबल अंतर परमाणुक या प्रबल अंतर परमाणुक आकर्षण बल, जिसको आप क्या कह सकते हो, धात्विक बंध आकर्षण बल, जिसको कह सकते हो धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक बंध पाया जाता है। और धात्विक बंध है मतलब इसको तोड़ोगे तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनकी कणन एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से, संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी का मान उच्च होता है क्यों, तो सीधा उत्तर है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व जो होते हैं इनमें अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इनमें अंतर परमाणु आकर्षण बल या बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध जो है ज़्यादा पाया जाता है। तो उस बंध को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इनकी कणन एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है अपने, कणन एंथैल्पी जो होती है, देखो इस कणन एंथैल्पी में जेडन जो होता है, ये क्वेश्चन बनता है जेडन की कणन एंथैल्पी कम होती है, जेडन की कणन एंथैल्पी कम होती है, जबकि कायदे से संक्रमण तत्वों की कणन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा है कि 3D श्रेणी में जेडन की कणन एंथैल्पी सबसे कम होती है। कारण तो देखो जेडन का विन्यास क्या होता है, इसका विन्यास होता है 3D में 10 और 4s में 2, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, अनुपस्थित। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है मतलब इसमें धात्विक बंध कम बनेंगे या इसमें प्रबल अंतर परमाणुक बल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए फिर जेडन की कणन एंथैल्पी क्या होती है, कम। देखो Mn जो होता है मैग्नीज, इसमें विन्यास होता है 3d5 4s2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैग्नीज की भी प्रथम कणन एंथैल्पी कम होती है, या इसकी भी कणन एंथैल्पी अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षा से कम, जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है। तो इसका रीजन क्या है, अर्ध पूरित बोल दो चाहे अर्धभरित बोल दो, अर्धभरित अधिक स्थायी विन्यास है, और अर्धभरित अधिक स्थायी विन्यास के कारण क्या होता है, D5 के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, धात्विक बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। और जब ये भाग ही नहीं लेंगे तो बंध कम बनेंगे, और बंध कम बनेंगे तो तोड़ने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो आपको कम रिक्वायर्ड होगी। तो दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है अपने ये। तो देखो यहाँ कणन एंथैल्पी में कुल 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, भाई 3D श्रेणी या संक्रमण तत्व की कणन एंथैल्पी उच्च होती है क्यों, तो सीधा मीनिंग है कि इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इनमें क्या होता है, धात्विक बंध जो होते हैं ज्यादा बनते हैं, अंतर परमाणुक बंध, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनकी कणन एंथैल्पी उच्च होती है। फिर आता है कि भाई जिंक जो है, जिंक की 3D श्रेणी में कणन एंथैल्पी सबसे कम, 3D श्रेणी में जेडन की कणन एंथैल्पी सबसे कम होती है क्यों, तो इसका रीजन क्या है कि जिंक में 3d10 4s2 पूर्ण पूरित विन्यास पाया जाता है, पूर्ण भरित या पूर्ण पूरित अधिक स्थायी विन्यास है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होने के कारण धात्विक बंध नहीं बनता है, इसलिए फिर इनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीज जो होता है इसमें D5 यानी अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसकी कणन एंथैल्पी कम होती है, तो कारण अर्धभरित या अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण D5 के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, और जब धात्विक बंध कम बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो ये आपके कणन एंथैल्पी से संबंधित 3 बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। आई थिंक इसमें अब आपके कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं इसमें हम परमाणुवीय त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणुवीय त्रिज्या, और एक देखते हैं हम आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। तो देखो परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों को समझते हैं हम। तो देखो यहाँ ये ले लेते हैं, ये नाभिक है, ये तो ले लिया हमने नाभिक,
और किसी भी परमाणु में ये अपने संयोजी कक्षा, ये ले लेते हैं हम क्या, संयोजी कोष। अब इस संयोजी कोष का ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ये बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। लेकिन ये त्रिज्या में देखो, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा में क्या लोगे आप, विलकित गैसीय परमाणु। विलकित गैसीय परमाणु में नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी। जबकि आयनिक त्रिज्या में किसी आयन में, क्योंकि आयन क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देगा यानी धनायन बनेगा तो इसकी त्रिज्या उदासीन से कम होगी, और ऋणायन बनाएगा तो त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा। तो परिभाषा क्या होगी, नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होती है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं विलगित गैसीय अवस्था में तो। और आयनित अवस्था में किसी परमाणु के नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो होती है उसको आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब जो आयनिक त्रिज्या को समझने से पहले ये दो परिभाषाएं समझो आप, तीन, चलो एक ले लेते हैं इसमें हम, नाभिकीय आवेश। एक होता है नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। तो नाभिकीय आवेश की परिभाषा हम सीधी क्या लिख सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश नाभिकीय आवेश कहलाता है। कुल धनावेश नाभिकीय आवेश कहलाता है, नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो नाभिकीय आवेश तो क्या हो गया, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश। और आपको पता है परमाणु में नाभिक जो होता है, इस नाभिक में दो कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो होता है धनावेशित, न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन। यानी नाभिक का कुल चार्ज केवल प्रोटॉन पर निर्भर करता है, यानी नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसका नाभिकीय आवेश उतना ही होगा। इसीलिए नाभिकीय आवेश को फिर जेड से दर्शाते हैं, ये जेड के बराबर होता है। क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों, इसमें आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या आता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करते हैं। नाभिकीय आवेश तो नाभिक में उपस्थित आवेश, नाभिकीय आवेश तो क्या है, नाभिक में उपस्थित आवेश। और प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है, न्यूक्लियर चार्ज में से इफेक्टिव कितना है। तो देखो जैसे ये समझो, ये लिया मैंने नाभिक और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक मिनट देखो ऐसे बना देता हूँ। ये लिया जैसे मैंने नाभिक, ये नाभिक है, और ये ले लेते हैं इसमें हम ऑर्बिट, ये कक्षाएं ले ली हमने, ठीक है। अब देखो इन कक्षाओं में क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब मोस्टली त्रिज्या की जब बात करें बच्चों, तो त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या में हम क्या लेते हैं, इस नाभिक से, ये जो अपना नाभिक है, इस नाभिक से ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी को कंसीडर करते हैं हम। तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है, इस दूरी को एटॉमिक रेडियस में कंसीडर करते हैं। अब देखो नाभिक पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव। तो ये नाभिक क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये क्या करेगा, अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखो जब ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो उस कंडीशन में देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, इसी प्रकार देखो ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। मतलब नाभिक इस पर जितनी ताकत लगा रहा है, जितना आवेश लगा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है, उसमें से कुछ चार्ज ये दोनों बीच वाली कक्षाएं जो है, आंतरिक कोष, उपांत्य कोष, इनके इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में खर्च कर रहे हैं। मतलब खींचने के लगने वाले बल का कुछ प्रतिकर्षण बल विरोध कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो खींचने के लिए लगाया गया बल है, उसका कुछ भाग क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जो भाग शेष रहेगा वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है। मतलब कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, इस नाभिक द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर जो कुल आवेश लगाया जाता है, उस कुल आवेश में से इलेक्ट्रॉन को कितना भाग डायरेक्ट महसूस होता है, क्योंकि कुछ भाग तो बीच वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन खत्म कर देते हैं, तो जो महसूस भाग होता है, जो इफेक्टिव, वही कहलाता है। तो ये परिभाषा लिख देते हैं इसकी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा ये इसको खींच रहा है इधर, ठीक है ना, ये इधर क्या कर रहा है, इसको ये खींचने के लिए बल लगा रहा है, जबकि ये क्या कर रहे हैं, इसको धक्का लगा रहे हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाए गए कुल धनावेश, जो नाभिकीय आवेश है, धनावेश का जितना भाग इलेक्ट्रॉन महसूस करता है,
उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। क्लियर? जिसे हम जेड इफेक्ट से दर्शाते हैं, जेड ई डबल एफ से दर्शा देते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। देखो, न्यूक्लियर चार्ज को केवल जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसमें इफेक्ट जोड़ दिया ताकि अपने को पता चल जाए कि ये प्रभावी है। क्लियर? अब बच्चों देखो, एक बार वापस प्रभावी नाभिकीय आवेश से त्रिज्या पर संबंध देखेंगे हम। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। भाई ये ताकत बढ़ेगी मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ये बल जितना ज्यादा लगेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक आएगा। तो देखो अभी ये दूरी इतनी है, अगर ताकत बढ़ती है तो ये दूरी घटेगी, दूरी घटेगी मतलब त्रिज्या क्या हो रही है? घटेगी। तो देखो मैं ये लिख सकता हूं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? परमाणुवीय त्रिज्या के। यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में परमाणु त्रिज्या घटेगी ही घटेगी। यह आपको ध्यान रखना है। अगर यह बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा मतलब परमाणु त्रिज्या घटेगी। व्युत्क्रमानुपात इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा मतलब दूसरे को घटना पड़ेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दोनों में इस अनुपात में कमी वृद्धि होगी। इसमें मेरे हिसाब से अब कोई आपके समस्या नहीं होगी किसी के भी। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम परिरक्षण प्रभाव। दूसरा क्या लेते हैं? परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। तो बच्चों इसको आवरण प्रभाव भी कहते हैं, आवरण प्रभाव। तो देखो परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव को देखें तो ये लिया हमने नाभिक और ये लिया हमने इनमें ये संयोजी कोष, ये ले लिया है हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन और ये बीच वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या कर रहा है? ये नाभिक जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो है देखो इसको अपने से दूर भेज रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? दूर भेज रहा है। तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचता है तो आंतरिक कोष या उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते हैं? बाहर की ओर धक्का लगाते हैं। तो इस धक्के के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है या ये प्रतिकर्षण जो प्रभाव है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश में तो ये क्या कर रहा था? ये खींच रहा है, तो खींचने पर जो बल लग रहा है यानी खींचने वाले बल को बोलते हैं। जबकि परिरक्षण प्रभाव किसको कहते हैं? इन बीच वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो धक्का लग रहा है उसको कहते हैं। तो इसमें लिख देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक कोष या उपांत्य कोष, जिन्हें हम कक्षा भी कह सकते हैं, कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगने वाला प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो परिरक्षण प्रभाव हो गया क्या? अपने जो बीच वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर जो धक्का लगा रहे हैं वो होता है। और देखो ये धक्का लगा रहे हैं मतलब इसको देखो संबंध लिखें तो मैं ये लिख सकता हूं परिरक्षण प्रभाव जिसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं, ये समानुपाती होगा किसके? परमाणुवीय त्रिज्या के। यानी परिरक्षण प्रभाव का मान अगर बढ़ेगा, एक का मान बढ़ेगा, इट मींस दूसरे का मान क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे? देखो भाई ये क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा है, तो धक्का जितना ज्यादा लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक उतना कम नजदीक आएगा, यानी ये इसको नजदीक आने से रोकेगा। नजदीक आने से रोकेगा या कह सकते हैं बाहर की ओर धक्का देगा, मतलब त्रिज्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। यह आपके महत्वपूर्ण कारक है, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो परमाणु त्रिज्या को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। आई थिंक यहां तक आप में से किसी के भी कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? अब देखो परमाणु त्रिज्या पढ़ते हैं इनकी। अब पढ़ते हैं हम परमाणुवीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या, तो देखो संक्रमण तत्वों में परमाणु त्रिज्या की बात करें हम, सबसे पहले 3D श्रेणी की बात करते हैं। अपने मोस्टली 3D श्रेणी को ज्यादा समझना है, तो 3D श्रेणी की बात करें
तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनिडियम, क्रोमियम, फिर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, और फिर लास्ट में कॉपर और जिंक। तो देखो जी यहाँ पर परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, प्रारंभ में यहाँ से लेकर और क्रोमियम तक त्रिज्या घटती है। 3D श्रेणी में पहले त्रिज्या क्या होती है, घटती है, ठीक है। और फिर देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक त्रिज्या लगभग समान, त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान, इनकी त्रिज्याएं लगभग क्या होती है, समान। और ये अंत में देखें कॉपर से जिंक की ओर तो त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। मतलब पहले अगर आप यहाँ से स्केडियम से क्रोमियम तक जाओगे तो त्रिज्या घटेगी, फिर आप यहाँ पर मैग्नीज से निकल कर जाओगे तो यहाँ पर त्रिज्या लगभग समान होगी, और कॉपर से जिंक की ओर जाओगे तो त्रिज्या बढ़ती है। अब देखो इसका कारण क्या है भाई, स्केडियम में D1 विन्यास होता है, टाइटेनियम में D2, क्रोमियम में, वेनिडियम में D3 और क्रोमियम में D4 विन्यास। मतलब प्रारंभ में क्या हो रहा है, जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, जिससे क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। भाई परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और दोनों विपरीत आवेश बढ़ रहा है मतलब उनमें खिंचाव बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा, त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। तो देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश ग्रेटर होता है किससे, परिरक्षण प्रभाव से। आवेश का मान क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा। यानी पहले स्टार्टिंग में जब हम स्केडियम से क्रोमियम तक जा रहे हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से क्या होता है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, और डी का होता है NS, NP के बाद N-1D, तो डी का परिरक्षण प्रभाव कम लगता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो त्रिज्या घटेगी। तो प्रारंभ में त्रिज्या घटने का कारण क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखते हैं त्रिज्या बीच में लगभग, तो देखो जो यहाँ पर D5 अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, फिर इसके बाद ये D6 हो गया, फिर ये D7 और फिर ये क्या हो गया D8। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, युग्मन होता है। अब इलेक्ट्रॉन युग्मन करेगा मतलब एक कक्षा में, एक कक्षा की बात करें जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन जैसे इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके प्रभाव को ये क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो जैसे ही एक कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाला आता है तो उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। मतलब नाभिकीय आवेश जो बढ़ रहा है उतनी ही मात्रा में परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, अतः क्या होता है, इनमें जो जेड इफेक्ट प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है इसका मान, और जो परिरक्षण प्रभाव आपके जो सिग्मा होता है इनका मान क्या होता है, बराबर। और इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला और धक्का देने वाला प्रभाव दोनों तरफ से बराबर लग रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई आपको महत्वपूर्ण अंतर या बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा। मतलब त्रिज्या क्या होगी, लगभग समान। क्लियर। और अंत में देखो इसका विन्यास D10 है और इसका भी क्या है, D10। तो पूर्ण पूरित विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास है। पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण यहाँ परिरक्षण प्रभाव, यहाँ पर देखो प्रत्येक कक्षा में क्या आ गया, विपरीत इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये सब के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा भाई, नाभिकीय आवेश तो खत्म ही हो गया, बचा क्या, केवल परिरक्षण प्रभाव। तो यहाँ पर जेड इफेक्ट जो होता है, इस जेड इफेक्ट की तुलना में परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा लगता है, और खींचने वाले की तुलना में धक्का ज्यादा लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर रहेगा तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब हम 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रारंभ में त्रिज्या घटती है, कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण से ज्यादा होता है। बीच में त्रिज्या लगभग समान होती है, क्योंकि बीच वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉन युग्मन करने लगते हैं। युग्मन करने से जेड इफेक्ट के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, और जेड इफेक्ट और परिरक्षण प्रभाव का मान इक्वल होने के कारण त्रिज्या में मात्रात्मक अंतर आपको दिखाई नहीं देता है। अंत में D10 विन्यास, पूर्ण पूरित विन्यास, मतलब बहुत ज्यादा परिरक्षण लग रहा है नाभिकीय आवेश की तुलना में। भाई नाभिकीय आवेश को तो खत्म कर दिया, केवल परिरक्षण रह गया। मतलब जेड इफेक्ट की तुलना में सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, इसलिए फिर त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो किसी भी अगर संक्रमण श्रेणी की बात करें और उसमें मोस्टली 3D की, तो वैसे तो सामान्य आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या घटती है, लेकिन संक्रमण तत्वों की त्रिज्या में ये असमानुपात में कमी और वृद्धि होती
है। आई थिंक परमाणु त्रिज्या में किसी का कोई समस्या नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों आयनन एंथैल्पी की। अगला गुण है आपका आयनन एंथैल्पी, या आप कह सकते हो आयनन विभव। आयनन एंथैल्पी या इसको आयनन विभव, आयनन विभव, या इसको आयनिक ऊर्जा या आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा, और कई जगह इसको आयनिक ऊर्जा भी कहते हैं। आयनोजेशन एनर्जी या आयनोजेशन एंथैल्पी, आयनोजेशन पोटेंशियल, आयनोजेशन एनर्जी। बच्चों इसको आई आयनोजेशन एनर्जी बोल दो तो भी आई और एंथैल्पी का भी ई आता है। तो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा के लिए तो आई लिखते हैं, और आयनन विभव के लिए आईपी, आयनोजेशन पोटेंशियल। तो बात करते हैं बच्चों आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव से अपना मतलब क्या है। तो देखो ये अपना जैसे नाभिक है, और ये नाभिक के चारों ओर क्या कक्षाएं हैं, जिनमें क्या है इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या है इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी परमाणु में जो सबसे बाहर वाली कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा, इस बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपको क्या निकालना है, बाहर निकालना है। ये अपने पास ये जैसे व्यवस्था है इस प्रकार, ये यहां पर। अब किसी भी परमाणु की ये जो संयोजी कक्षा है, संयोजी कोश या कक्षा, इस संयोजी कोश में चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है इस इलेक्ट्रॉन को। तो जब नाभिक से आकर्षण लग रहा है और आप संयोजकों से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, मतलब आपको छुड़ाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो आप एनर्जी दे रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को ही क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर। तो देखो लिख लेते हैं, किसी विलगित गैसीय परमाणु, विलगित गैसीय परमाणु, विलगित मतलब उदासीन, गैसीय मतलब भौतिक अवस्था क्या है, गैस। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के संयोजी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने हेतु आवश्यक एनर्जी, हेतु आवश्यक ऊर्जा, बाहर निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। आयनन एंथैल्पी कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और बच्चों आयनन एंथैल्पी का मान किलो जूल मोल इनवर्स में या जूल प्रति मोल में निकालते, या मोल इनवर्स बोल दो तो किलो जूल मोल इनवर्स या जूल पर मोल में इनका मान निकाला जाता है। और ऊर्जा देनी पड़ रही है निकालने के लिए, मतलब आयनन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब यहाँ पर संयोजी कोश में जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 है, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसी ऊर्जा को कहते हैं बच्चों आयनन एंथैल्पी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये ध्यान रखना आप, आयनन एंथैल्पी जो फर्स्ट है, इससे सदैव दूसरी आयनन एंथैल्पी का मान सदैव क्या होगा, ज्यादा, और दूसरी से सदैव तीसरी का क्या होगा, मान अधिक। कारण क्या है भाई, पहला इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो उदासीन परमाणु में से, और उदासीन परमाणु में से निकालने के बाद धनायन बनेगा, धनायन की त्रिज्या कम, मतलब नाभिक के आवेश बढ़ गया। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा ऊर्जा चाहिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो और त्रिज्या घट जाएगी, तो उसमें से और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। तो आयनन एंथैल्पी का क्रम ये होता है कि प्रथम से द्वितीय का मान सदैव ज्यादा होगा, और द्वितीय से तृतीय का मान सदैव ज्यादा होगा। हाँ, वृद्धि और कमी में अंतर कम हो सकता है, लेकिन मान पहली से दूसरी का सदैव ज्यादा होगा और दूसरी से तीसरी का सदैव ज्यादा। और उसका सीधा रीजन क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉन उदासीन में से निकाला जाता है और आगे के इलेक्ट्रॉन धनायन में से निकालते हैं, और अपने उदासीन की तुलना में धनायन की त्रिज्या छोटी है, और छोटी है मतलब उस पर आकर्षण ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण उसको हटाने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर। यह होती है बच्चों आयनन एंथैल्पी परिभाषा। इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।